हैंड्स की दो लास्ट में जो ग्रंथियां हैं, पहली ग्रंथि है पैराथायराइड और दूसरी है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि पैंक्रियाज या अग्नाशय में होती हैं। पहले हम पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। इन ग्रंथियों की संख्या 4 होती है और ये मटर के दाने के आकार की होती हैं। और ये हमारी जहाँ पे गले में थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के ऊपर नीचे की तरफ दोनों तरफ दो ग्रंथियाँ होती हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मटर के दाने के जैसी 4 ग्रंथियाँ थायराइड ग्रंथि के दोनों तरफ, थोड़ा नीचे दोनों तरफ दो ग्रंथियाँ होती हैं। इनके द्वारा एक ही हार्मोन बनाया जाता है जिसका नाम है पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन जो हार्मोन है वो क्या काम करता है? शरीर में कैल्शियम के चयापचय को नियंत्रित करता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों में और हमारे ब्लड में इसकी कैल्शियम की मात्रा जो है वो कंट्रोल में रहती है। ये हड्डियों से जब ब्लड में कैल्शियम, खून में, रक्त में कैल्शियम बढ़ जाता है तो उस एक्स्ट्रा कैल्शियम को ये हमारी बोन्स में भेज देता है। और जब हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है तो ये हड्डियों से कैल्शियम लेकर ब्लड में पहुंचा देता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल ठीक हो जाए। इसके अलावा ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस, पी जो है वो फास्फोरस है, कैल्शियम और फास्फोरस का उचित संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ जिनमें कैल्शियम है, दांत और नर्व्स, नाड़ियाँ, तंत्रिका तंत्र की जो नाड़ियाँ होती हैं उनके विकास में भी ये सहायक है। इस ग्रंथि की क्रियाशीलता, कितना काम करेगी पैराथायराइड ग्रंथि, उसकी क्रियाशीलता निर्भर करती है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम कितना है। अगर ब्लड में कैल्शियम कम है तो हार्मोन ज़्यादा बनेगा और ये हड्डियों से कैल्शियम लाके ब्लड कैल्शियम को ठीक कर देगा। अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो ये हार्मोन कम बनता है। ठीक है, उसके बाद है इस ग्रंथि के विकार। पैराथायराइड ग्रंथि के विकार में जब ग्रंथि कम काम करती है तो हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है, अधिक काम करती है तो हाइपर के बाद यहाँ पैरा आएगा, हाइपर पैराथायराइडिज्म। जब ये ग्रंथि कम क्रियाशील होती है तो उस समय जो बीमारी होती है उसका नाम है पैराथायराइड टेटेनी डिजीज होती है। उसके क्या लक्षण हैं? खून में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं और हमारी जो नर्व फाइबर हैं, तंतु हैं और नर्व फाइबर, ये सब उत्तेजित हो जाती हैं। हाथ और पैर की मांसपेशियों में झटके लगने शुरू हो जाते हैं। और लिम्फ डक्ट, लिम्फ जो है लसिका को ले जाने वाली जो नालियाँ होती हैं, नलिकाएं, वाहिनियाँ, उनमें नाइट्रोजन वाले पदार्थ ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और हमारे चेहरे, गले और हाथों की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें रुक के और लंबे समय तक झटके लगने शुरू हो जाते हैं। और इसका फिर क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि हम कैल्शियम का उपचार करें, कैल्शियम ज़्यादा लें, उससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। फिर है हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर पैराथायराइडिज्म जिसमें हाइपर अधिक काम करती है पैराथायराइड ग्रंथि। इसमें क्या होता है कि खून में कैल्शियम का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, संतुलन कभी कम हो जाता है कैल्शियम, कभी ज़्यादा हो जाता है तो बिगड़ जाता है। और उससे क्या होता है कि जो कैल्शियम हड्डियों में था वो निकल के हड्डियों से खून में आ जाता है और उसके बाद फिर हड्डियां क्या होंगी? कमज़ोर हो जाती हैं। विरलीकरण, जो डेंस थी, घनी थी, वो इतनी ज़्यादा घनी नहीं रहती, कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियों में गड्ढे पड़ जाते हैं, कैविटीज़ हो जाती हैं। और उन कैविटीज़ में फिर तंतु ऊतक जो हैं वो जमा होने शुरू हो जाते हैं, जिससे हड्डियों का आकार बिगड़ जाता है, डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। और हमारी जो हड्डियां हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं, कमज़ोर होगी, पतली होगी तो जल्दी टूटने वाली हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं, जिससे कि बार बार फ्रैक्चर व्यक्ति का हो सकता है, जल्दी से फ्रैक्चर, थोड़ा सा गिरने पर, आम आदमी में जहाँ फ्रैक्चर नहीं होना होता इनमें वहाँ भी फ्रैक्चर हो जाता है। इस बीमारी का नाम है ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। जब खून में कैल्शियम बढ़ जाता है, ये तो था ब्लड में कैल्शियम जब कम हो गया तो हड्डियों से कैल्शियम वहाँ आ गया,
क्योंकि संतुलन बिगड़ गया ना, या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। अगर खून में कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, वो कैल्शियम फिर किडनीज में जाएगा, गुर्दों में जाएगा, वहाँ वो जमने लग जाएगा। इससे हमारी किडनी में पथरी हो जाती है, स्टोन्स हो जाते हैं, या किडनी हमारी फेल हो जाती है, काम करना बंद करके गुर्दे हमारे खराब हो जाते हैं। तो इसके साथ ये पैराथायराइड ग्रंथि कंप्लीट हो गई। अब अगली ग्रंथि है पैनक्रियाज के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। जब चैप्टर शुरू किया था मैंने तुम्हें बताया था कि एक ही ग्रंथि है पैनक्रियाज जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों काम करती है। जब वो एंडोक्राइन के रूप में काम करती है तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दीपिकाएं जो होती हैं लैंगरहैंस की वो बनाती हैं, और जब वो एक्सोक्राइन का काम करती हैं तो पैनक्रिएटिक ग्लैंड या जूस बनाती हैं। ठीक है, तो ये आइलेट्स या द्वीपिकाएं जो होती हैं गुच्छों के रूप में होती हैं, जिसमें मेन दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा या बीटा। अल्फा कोशिकाएं जो है ग्लूकागोन हार्मोन बनाती हैं, और ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, हमारी जो ग्लाइकोजन है ब्लड में उसको ग्लूकोज में बदलता, ग्लाइकोजन जो हमारी लीवर में है, मसल्स में है, उनको ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, तो ये ज़रूरत कब पड़ती है, जब ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाए। जब ब्लड में ग्लूकोज कम होता है तो अल्फा कोशिकाओं के द्वारा बनाया हार्मोन ग्लूकागोन हमारी लीवर और मसल से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर उसको ब्लड में भेज देता है, ताकि ब्लड का ग्लूकोज लेवल ठीक हो जाए। दूसरा है बीटा कोशिकाएं। बीटा कोशिकाएं बनाती हैं इंसुलिन हार्मोन, और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ये जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाए, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाए, और जो फालतू की ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला है वो फिर लीवर में और मांसपेशियों में स्टोर करके रखी जाती है। ठीक है, तो मेन जो है इंसुलिन हार्मोन का ही इसमें प्रभाव पड़ेंगे, उसकी कमी का और उसकी अधिकता का प्रभाव। इंसुलिन हार्मोन अगर कम बनता है तो क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का काम होता है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। ठीक है, तो हमारे खून में जो भी ग्लूकोज थी उसने उस ग्लूकोज को हमने एनर्जी ऑक्सीडेशन करके उससे एनर्जी ले ली, उसके बाद फिर भी ग्लूकोज बच गई, ज़्यादा ग्लूकोज है तो उसको ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। लेकिन इंसुलिन हार्मोन कम बना तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदला गया, जिसकी वजह से क्या होता है, रक्त में एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाती है, बढ़ जाती है। इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। उसकी वजह से फिर यूरिन में भी ग्लूकोज निकलना शुरू हो जाता है, मूत्र में शर्करा ग्लूकोज आती है, जिसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। और ज़्यादा ग्लूकोज को जब मूत्र के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकालना है तो व्यक्ति को बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता है, इसको हम पॉलीयूरिया बोलते हैं। बार बार यूरिन त्याग किया तो शरीर में पानी की कमी हो गई तो प्यास बढ़ जाती है, ज़्यादा पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीना पड़ता है, इसको पॉलीपेप्सिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भूख बढ़ना। भूख जो बढ़ती है, पॉलीडिस्पिया, ये डी है, भूख जो बढ़ती है उसको पॉलीफेजिया कहते हैं। भूख क्यों बढ़ती है, जल्दी जल्दी जब सामान्य व्यक्ति खाना खा लेता है तो उसके शरीर में कुछ स्टोर करके भी ग्लाइकोजन रखी हुई है जहाँ से वो एनर्जी ले लेता है। लेकिन जब इंसुलिन कम हो गई, इंसुलिन की कमी से ग्लाइकोजन तो बनी नहीं, जो ग्लूकोज थी वो यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दी, तो शरीर को एनर्जी देने के लिए बार बार कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे भूख बढ़ जाती है, उसे पॉलीफेजिया कहते हैं। और इसमें बॉडी का वेट कम होने लग जाता है, क्योंकि फिर एनर्जी के लिए हम शरीर की चर्बी जो है उससे ऊर्जा लेना शुरू कर देते हैं, और व्यक्ति को थकावट भी हो जाती है। और जब बीमारी पुरानी हो जाए, डायबिटीज शुगर की बीमारी को कई साल हो जाए, पुरानी बीमारी हो जाए, तो व्यक्ति में अम्ल रक्तता या कीटोसिस या एसिडोसिस भी हो जाती है। अम्ल रक्तता का मतलब क्या होता है कि जो वसा और प्रोटीन को तोड़ा फोड़ा जाता है ऊर्जा प्राप्ति के लिए, तो वो उसमें फिर अधूरा ऑक्सीकरण होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन की वजह से फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता, मध्यवर्ती पदार्थ कीटोन बॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। और ये शरीर में जब ज़्यादा मात्रा में कीटोन बॉडीज इकट्ठी हो जाएं तो कीटोसिस या एसिडोसिस हो जाती है, जिससे एसिडिटी, शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है।
और इसमें व्यक्ति को मधुमेह की मूर्छा डायबिटिक कोमा हो जाता है। डायबिटिक कोमा होता है जब एसिडिटी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, और इससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है और इंसुलिन देकर इसका इलाज किया जा सकता है। दूसरा है इंसुलिन की अधिकता का प्रभाव। इंसुलिन ज़्यादा बन गया तो वो क्या नुकसान करता है, वो इंसुलिन ज़्यादा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ब्लड में से ज़्यादा ग्लूकोज को उसने ग्लाइकोजन में बदल दिया तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से व्यक्ति को ऐंठन, दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर उसका कम हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ जाता है। ये आमतौर पे होता है कि अगर हमने इंसुलिन की डोज, जो मरीज होता है इंसुलिन लेता है, अगर इंसुलिन की डोज ज़्यादा ले ली, जितनी लेनी थी उससे ज़्यादा इंसुलिन ले ली, या इंसुलिन का इंजेक्शन तो लगा लिया लेकिन कई देर तक या बाद में भोजन नहीं खाया, तो ब्लड में अचानक इंसुलिन जो है वो उसकी अधिकता होने से ग्लूकोज लेवल लो हो जाता है और इसमें व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है। ये वाली जो बेहोशी है ये मधुमेह की मूर्छा है, डायबिटिक कोमा। ये जो बेहोशी है ये हाइपोग्लाइसेमिक कोमा होती है, जिसका मतलब है खून में ग्लूकोज की कमी की वजह से बेहोशी आई। इस समय हम व्यक्ति को ग्लूकोज देकर उसका इलाज कर सकते हैं। इसीलिए डायबिटीज़ के कई पेशेंट्स ऐसा होता है कि इंसुलिन लेने के बाद अगर भोजन मिलने में देर है या कहीं बाहर हैं, भोजन नहीं खा पा रहे, गलती से ज़्यादा डोज ली गई, तो तुरंत वो अपने पर्स में बिस्किट ग्लूकोज के या फिर टॉफ़ी वगैरह मीठा कुछ रखते हैं। ऐसी अवस्था में वो खाकर अपना इलाज तुरंत कर सकते हैं। इंसुलिन जो है ये प्रोटीन होती है एक प्रकार की, जिसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र पचा सकता है, तो इसको हम मुंह के द्वारा नहीं लेते, नॉर्मली इसको इंजेक्शंस के द्वारा ही दिया जाता है। इसके साथ ही ये हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट फिर हम लास्ट अपना चैप्टर नर्वस सिस्टम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।